अब से कुछ घंटों बाद कैरिबियाई देश डोमिनिका में इस बात का फैसला हो जाएगा कि हजारों करोड़ का घोटाला कर भारत से भागे मेहुल चोकसी का क्या होगा। क्या उसे भारत को सौंपा जाएगा या फिर वापस उसे एंटीगुआ भेज दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि मेहुल का छोटा भाई इस वक्त डोमिनिका में ही है और वो अपने भाई को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। भगोड़े मेहुल चोकसी पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। भारतीय जांच एजेंसियों की पूरी कोशिश है कि इस घोटालेबाज को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। अभी तक की जानकारी के मुताबिक मेहुल चोकसी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिशें कर रहा है। आज शाम इस बात पर तस्वीर साफ हो जाएगी कि मेहुल चोकसी को डोमिनिका से भारत भेजा जा सकता है या नहीं। कैरिबियाई देश डोमिनिका की अदालत इस मामले पर महत्वपूर्ण सुनवाई करेगी, जिसके लिए भारतीय जांच एजेंसियों ने भी अपने दावे और दलीलें तैयार कर लिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मेहुल चोकसी के खिलाफ जांच एजेंसियां डोमिनिका की कोर्ट में तर्क देंगी कि मेहुल भारतीय नागरिक है जो 12,000 करोड़ रुपए के घोटाले में भगोड़ा है। भारत में मेहुल के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मेहुल चोकसी की नागरिकता और पासपोर्ट दोनों ही भारतीय हैं। इंटरपोल ने भारतीय नागरिक होने के आधार पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। जानकारियां छुपाकर दूसरे देश की नागरिकता लेने की कोशिश की है। एंटीगुआ सरकार ने भी मेहुल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन दलीलों के आधार पर भारतीय एजेंसियां डोमिनिका की कोर्ट से मांग करेंगी कि मेहुल चोकसी को वापस भारत भेजा जाए, जिससे उसे उसके किए अपराध की सजा मिल सके। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मातृभूमि में अमेरिकी वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना के भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। खबर यह है कि भारत सरकार कंपनी की शर्त मानने के लिए तैयार हो गई है। अभी तक भारत सरकार शर्त नहीं मान रही थी और इसीलिए दोनों कंपनियों की वैक्सीन भारत नहीं आ पाई थी। भारत में इन्हें लॉन्चिंग के बाद ब्रिज ट्रायल की जरूरत नहीं होगी। ब्रिज ट्रायल का अर्थ यह है कि वैक्सीन, अगर कोई भी विदेशी वैक्सीन भारत आती है तो पहले 100 लोगों के ऊपर कम से कम उसका ट्रायल किया जाता है और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके आधार पर आगे वैक्सीन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। तो अब ब्रिज ट्रायल की जरूरत नहीं होगी। मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन को भारत आने का रास्ता साफ हुआ। हालांकि ये रास्ता भी साफ हुआ है, ये अभी नहीं कहा जा सकता कि ये वैक्सीन कब तक भारत आ जाएगी। लॉन्चिंग के बाद वैक्सीन को ब्रिज ट्रायल की अब जरूरत नहीं होगी। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बड़ी खबर और अच्छी खबर। ये फाइजर और मॉडर्ना को लेकर इंडेमनिटी अगेंस्ट लायबिलिटी को लेकर दिक्कत नहीं होगी। दूसरे देशों ने दिया है तो हम भी तैयार हैं, भारत सरकार का कहना है। अगर इन कंपनियों ने भारत में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया तो देने को तैयार। प्रफुल्ल श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल श्रीवास्तव, इनको ये जो दोनों वैक्सीन है इनको अब ब्रिज ट्रायल की जरूरत तो नहीं होगी। साथ ही इनकी एक और मांग थी कि किसी भी तरीके की मेडिकल कैजुअलिटी में ये किसी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए शुभना, दो चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि पहले ये फाइजर और मॉडर्ना ने इंडेमनिटी अगेंस्ट लायबिलिटी की बात की थी, यानी अगर कोई साइड इफेक्ट या इस तरह की बात होती है तो उसमें जुर्माना या मुआवजे की बात नहीं होगी। इसको लेकर सरकार के सामने एक बातचीत चल रही थी जो अभी भी जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से जो हमें जानकारी दी गई है कि सरकार इस बात को मान लेगी क्योंकि दूसरे देशों ने भी इस बात को माना है और वहां पर ये वैक्सीन देने के लिए वहां पे उनके दो डील चल रही है, ये बातचीत चल रही है। वहीं दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल के महीने में जो बाकी देशों में खासकर यूरोपियन यूनियन, यूएस, अमेरिका और जापान में जो वैक्सीन को अनुमति मिली है इमरजेंसी ऑथराइजेशन की कोरोना के खिलाफ और या डब्ल्यूएचओ की लिस्टिंग में है, तो उन्हें भारत में अनुमति मिलेगी अगर वो अप्लाई करेंगे और उनको 100 लोगों पे ट्रायल करना पड़ेगा। तो जो बाकी एक लंबा प्रोसेस था ट्रायल के अलग अलग स्टेजेस से, उससे बचना होगा, लेकिन जो 100 लोगों पे वैक्सीन का दे के उनको ऑब्जर्व करना होगा, ये 7 दिन की प्रक्रिया करनी होगी। तो एक तरह से बात मानने को तैयार है सरकार, बातचीत चल रही है अभी, तो आ सकती है ये जल्दी। लेकिन जिस तरह से सरकार भी कह रही है कि जरूरत बहुत ज्यादा है और इतनी जल्दी नहीं आ पाएगी, लेकिन बातचीत अभी जारी है फाइजर और मॉडर्ना से। प्रफुल्ल श्रीवास्तव, आपने ये बात कही अपनी बात में कि सरकार का भी ये कहना है कि बहुत जल्दी नहीं हो पाएगी, लेकिन 1 जून में तो सरकार ऑलरेडी कह रही है कि 1 करोड़ के करीब वैक्सीन भारत में इसका उत्पादन हो जाएगा। अगर हम फाइजर और मॉडर्ना, अगर आप दिलचस्पी क्योंकि दिखाने लगी हैं, तो अगर हम टाइम एस्टिमेट करें लेमेंस लैंग्वेज में तो लगभग कितना समय लग सकता है? 2 से 3 महीने?
देखिए, थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है क्योंकि अभी जो बातचीत चल रही है इसको मुकम्मल होना पड़ेगा। उसके बाद जब ये पूरी बातचीत हो जाएगी और उसके बाद किस तरह के वैक्सीन को कैसे दिया जाएगा, क्योंकि इन दोनों वैक्सीन के लिए जो स्टोरेज कैपेसिटी है या जो स्टोरेज है वो -70 डिग्री के आसपास है, तो उतना उसके लिए स्टोरेज बनाना पड़ेगा। ये बाकी वैक्सीन की तरह 2 से 8 डिग्री पे नहीं, इसके लिए स्टोरेज के लिए अलग व्यवस्था है। तो वो कैसे की जाएगी, कैसे लाई जाएगी, अभी भारत में इसका प्रोडक्शन कैसे होगा, क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी या फिर वहां से ही इंपोर्ट होकर आएगी। तो इन तमाम चीजों पे बात करें तो अगर 6 से 7 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाएगा तो उसके बाद ही कह पाएंगे कि तब तक आइए। लेकिन फिलहाल बातचीत जो है एक सकारात्मक मोड पर है, जहां पर सरकार बहुत सारी चीजों को मानने को तैयार है। फाइजर ने और मॉडर्ना ने भी इच्छा जाहिर की है भारत में आने की। प्रफुल्ल श्रीवास्तव, अगर 6 से 7 महीने लगेंगे और तीसरी लहर की बात ये की जा रही है कि सितंबर तक तीसरी लहर का आक्रमण हो सकता है भारत पर, तो इस तरीके से देखते हुए तो ये बहुत विलंब है और मुझे नहीं लगता कि ये फिर उतना फायदेमंद है भारत के लिए। देखिए शोभना, इसमें यहाँ पे 2 चीजें समझनी होगी कि भारत के पास पहले से 2 वैक्सीन हैं, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, और स्पुतनिक भी हमारे पास है, जो कि इन तीनों को इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल चुका है और इनके प्रोडक्शन भी बढ़ रहे हैं। जून के महीने में 12 करोड़ वैक्सीन डोजेस जो है वो दी जाएंगी, जिसमें ये तीनों ही वैक्सीन है, और अगले महीने के बाद से प्रोडक्शन और बढ़ जाएगी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की। इस बीच में जितना ज्यादा हो सके सरकार भी कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करेंगे। और ये जो प्रोसेस है, क्योंकि ये एक वैक्सीन जो है ये देने में और उसको यहाँ लाने में इसमें वक्त लगता है, तब तक ये जो 3 वैक्सीन है ये दिया जाएगा लोगों को। और उसके अलावा कुछ और वैक्सीन जो कि बहुत ही जल्दी, जैसे जाइडस कैडिला की इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए आ सकती है, उसके अलावा कुछ और वैक्सीन के ट्रायल जो है, जैसे भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन जो है उसके ट्रायल जो है वो जल्द खत्म होने की संभावना है। तो अगले 2 महीने में कुछ और वैक्सीन भी आ जाएंगी जिसका प्रोडक्शन भारत में ही होगा और वो भारत में उपलब्ध होंगी। तो इसीलिए भारत सरकार को ये मानना है कि अगस्त के बाद से स्थिति बहुत अच्छी होगी। ये जून के महीने में 12 करोड़ वैक्सीन है जो कि जुलाई में और बढ़ जाएंगी। तब तक वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो चलता रहेगा और इस बीच में जो फाइजर और मॉडर्ना की जैसी वैक्सीन हैं वो भी भारत लाने की तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल श्रीवास्तव इस पूरी जानकारी के लिए। तो अच्छी और बड़ी खबर यही है कि मॉडर्ना और फाइजर इन वैक्सीन को लाने की भी तैयारी चल रही है। हालांकि अभी इसमें समय लगेगा, लेकिन इसमें जो नियम थे उनमें छूट दी गई है। भारत सरकार ने मान लिया है कि किसी भी तरीके की अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई साइड इफेक्ट आता है इस वैक्सीन का, तो किसी भी तरीके का जिसको कहा जाए कि रिम्बर्समेंट या जिस तरीके की बात की जाती है कि भाई आप हमें इसका जो नुकसान हुआ है उसका पैसा दीजिए, उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। दूसरा, जो इमरजेंसी जो ट्रायल होना है उसको भी सहमति दे दी गई है। 12वीं की परीक्षा रद्द हो गई है, लेकिन इसके बाद सवाल ये खड़ा हो गया है कि इससे छात्रों को फायदा होगा या नुकसान। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि 12वीं के नतीजों पर ही छात्रों के आगे का भविष्य टिका होता है। 12वीं के नतीजे ही तय करते हैं कि उन्हें किस ओर जाना है। एबीपी न्यूज से ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है, आप भी सुनिए। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद छात्रों और अभिभावकों के मन में कई नए सवाल पैदा हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आगे कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। हालांकि छात्रों में परीक्षा रद्द होने की खुशी भी है, लेकिन भविष्य के लिए चिंता भी बढ़ गई है। क्लास 12 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और परीक्षाएं रद्द होने पर जो अभिभावक हैं और जो छात्र हैं उनके मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कुछ के लिए ये डिसीजन काफ़ी बेहतर है और कुछ के लिए डिसीजन कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। इस वक्त मेरे साथ कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या रिएक्शन है उनका। सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों से कि उनका क्या रिएक्शन है। अच्छा डिसीजन था क्योंकि अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत स्कैर्सिटी है एंड आवर हेल्थ इज़ अ प्रायोरिटी। आई थिंक ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है। आई थिंक गवर्नमेंट ने सबको अपने दिमाग में रखते हुए डिसीजन लिया है। इस बार एग्जाम्स कैंसिल हो गए, आप एक अभिभावक हैं, एक पेरेंट हैं, क्या रिएक्शन है आपका? सेफ्टी और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया है, पर अब जो एडमिशन प्रोसेस है वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए बच्चों के साथ, ताकि बच्चे न घबराएं नहीं आगे के लिए। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छा डिसीजन है, बट ये है कि आगे अब कोई फेयर उनका क्राइटेरिया होना चाहिए कि ताकि बच्चों को भी आगे कोई दिक्कत ना हो एडमिशन्स वगैरह में। टीचर्स की भी यही चिंता है। उनके मुताबिक बच्चों और उनके माता पिता का तनाव कम तो हुआ है, लेकिन अब दूसरा तनाव कॉलेज एडमिशन को लेकर पैदा हो गया है। जैसे ही डिसीजन आया हम लोग के पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए
एंड बच्चों का एक ही सवाल था कि मैम अब क्या करें, कौन से कॉलेज में एडमिशन लें और कैसे ये एडमिशन होगा। बच्चों के मन में ये है कि कौन सा कोर्स लिया जाए, कौन सा कॉलेज हमारे लिए सूटेबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट मैम कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। तो बच्चों के मन में ऑफकोर्स ये असमंजस है। बहुत सारे पेरेंट्स यही जानना चाहते हैं कि क्या वो असेसमेंट पॉलिसी ऐसी होगी जो उनके बच्चों के कैलिबर को जस्टिफाई कर पाए। और हम भी एज अ टीचर गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसी असेसमेंट स्कीम बने जो बच्चों के फ्यूचर को लेकर सही हो और सारे बच्चे उसमें खरे उतरें। 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद पटना के स्कूल प्रशासन और अभिभावकों ने राहत की सांस तो ली है, क्योंकि इस वक्त बच्चों का स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता है। हालांकि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 12वीं के छात्रों में मायूसी है। क्या लोगों को लगता है कि परीक्षा होने चाहिए थे या फिर कैंसिल? मैं इस पर बात करने के लिए मौजूद हूँ पटना के बीडी पब्लिक स्कूल में। यहाँ पर प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, स्टूडेंट्स हैं, कई सारे जो 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स थे और साथ साथ उनके पेरेंट भी मौजूद हैं। बच्चों से पूछा जाए जरा कि बच्चे क्या चाहते थे आप? मैं चाहता था कि एग्ज़ाम डेफिनेटली होना चाहिए था, क्योंकि हमने पूरे साल तैयारी की थी और पिछले 1.5 महीने में जब हमें और एक्स्ट्रा समय मिला था तो हमने और भी फोकस करके सीबीएसई के बोर्ड्स के लिए तैयारी की। सोचा कि एंट्रेंस शायद अगले साल निकालना होगा, पर इस साल ना तो एंट्रेंस ही दे सकेंगे, ना ही हम लोग इस बार सीबीएसई की बोर्ड्स परीक्षाएं दे पाए। मेरे को भी लगता है कि एग्ज़ाम जो होने चाहिए थे सीबीएसई 2021 के एग्ज़ाम्स होने चाहिए थे, क्योंकि हम लोग के बहुत प्रिपरेशन किए थे। शुरू ही से हम लोग बहुत साल से प्रिपरेशन कर रहे थे। बोर्ड की परीक्षाएं होनी चाहिए थी, क्योंकि हम साल भर तैयारी करते हैं। कॉलेज एडमिशन के अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी चिंता बच्चों को है वो है परीक्षा में मिलने वाले नंबर्स का, क्योंकि परीक्षा तो हुई नहीं, इसलिए नंबर्स कैसे मिलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेधावी बच्चों को इससे सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार ने फैसला किया कि इस बार 12वीं की परीक्षा नहीं होगी और बच्चों को मार्क्स कैसे दिए जाएंगे इस पर आने वाले दिनों में फैसला किया जाएगा। मगर इस फैसले पर बच्चों का क्या रिएक्शन है? जिन्होंने 12वीं परीक्षा की तैयारी कर रहे थे वो सब हमारे साथ हैं। कैसा रहा ये सब? सरकार के फैसले किस नज़र से देखते हो? अगर उन्होंने ये फैसला लिया कि सबको एक ही साथ प्रमोट कर देंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि जो बच्चा ज़्यादा मेहनत कर रहा है और जो कम मेहनत कर रहा है तो उनमें एक डिस्टिंग्विश, मतलब उनके बीच में एक अंतर तो रहना चाहिए। उधर मुंबई में स्टेट बोर्ड के बच्चों की चिंताएं बढ़ गई हैं। उनके मन में सवाल है कि उनकी परीक्षा का क्या होगा। आपको क्या लगता है एग्जाम होना चाहिए 12th के बच्चों का? सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का तो एग्जाम कैंसिल हो गया, आप लोग क्या सोचते हो? स्टेट बोर्ड से हो आप? होना चाहिए था, पर अभी इस कोरोना की सिचुएशन में हम भी अभी कुछ कर नहीं सकते। ऑनलाइन तो होना चाहिए था। आप क्या सोचते हो? सेफ्टी जरूरी है, एग्जाम जरूरी है, बच्चों का फ्यूचर क्या देख सोचा है सरकार? सेफ्टी भी ज़रूरी है, पर सरकार अभी जो भी डिसीजन लेगी वो स्टूडेंट्स के सेफ्टी के बारे में ही सोच कर लेगी। छात्रों, शिक्षकों और माता पिता का चिंता जताना लाजमी है, क्योंकि 12वीं की परीक्षा एक ऐसा पड़ाव है जो सबसे ज्यादा अहम है। 12वीं के नतीजों पर ही बच्चों के आगे का भविष्य तय होता है। वो कौन से रास्ते पर चलेंगे ये तय होता है। राज्य सरकारों ने भी परीक्षा रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है। देश के 1.5 करोड़ बच्चों के हित में फैसला हुआ है। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इनके बच्चों की चिंता, बच्चों के पेरेंट्स की चिंता, और सबसे बड़ी बात ये थी कि 12वीं क्लास के बच्चों के लिए ये जो 12वीं क्लास थी लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो अब कम से कम उनके लाइफ में अनिश्चितता खत्म हो गई है, वो एंग्जाइटी खत्म हो गई है कि अब हम अपने पिछले 2 या 3 साल जो भी सीबीएसई फॉर्मूला निकालेगा उसके बेस पर हम पास हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है और इसका हम लोग पहले से मांग कर रहे थे कि एग्जाम कराने की जिद बच्चों के ऊपर भारी पड़ेगी। केंद्र ने कल जो अनाउंसमेंट कर दिया कि हम 12th की सीबीएसई की परीक्षा रद्द कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते चाहते हैं कि शुरुआत से हम यही कहते आ रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा और बच्चों की हेल्थ हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और उसके हिसाब से ही हम जो भी निर्णय ले रहे हैं उसको मॉनिटरिंग करते हुए प्रॉपर टेक केयर करके हम लोग कोई भी निर्णय ले रहे हैं। हालांकि पीएम ने यह भी कहा है कि अगर कुछ छात्र परीक्षा देना चाहते हैं तो भविष्य में सीबीएसई द्वारा ऐसे विकल्प उन्हें दिए जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।